सो हेलो एंड वेलकम टू सूफियोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ यूट्यूब पे उसे बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द चैनल्स में ये एक पेड टॉपिक रहता है बात करने के लिए, लेकिन ऑन सूफियोलॉजी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस एंड दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सूफियोलॉजी ऑफ ज्योतिष। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेमेडीज़ राइट नाउ। उपाय के बारे में आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली को खुद देख के बेसिक उपाय प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको एक पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम के बारे में उपाय चाहिए तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो, जिन्हें एक्चुअली में रेमेडीज़ बनाना आता हो, क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग एज जनरल रेमेडीज़ या फिर कोई ऐसी रेमेडी जो कि हर किसी को दी जाए। लेकिन क्योंकि हर एक कुंडली अपनी एक एनर्जी कैरी करती है और उस एनर्जी के हिसाब से आपको एक रेमेडी को कस्टमाइज़ करना आना चाहिए। एक इंसान की कुंडली की एनर्जी को पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बलशाली है, कौन सा हाउस ज़्यादा बलशाली है, कौन सी राशि अपनी ज़्यादा पावर के साथ चल रही है, और उस राशि की एनर्जी को बैलेंस करके दूसरी राशियों को पावर देना। दैट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस एंड ऑल्सो द आर्ट ऑफ। तो आज मैं रेमेडियल को डिस्कस करूंगा कि रेमेडीज़ एक्चुअली दी कैसे जाती हैं एंड रेमेडीज़ देने के लिए आपको कौन सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली रेमेडीज़ सबसे पहले हैं ही क्यों, वो एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि फ्यूचर बताती है, और रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट उसमें कुछ फिट नहीं बैठ पाता। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर हमारा फ्यूचर प्री डिटरमिन्ड है, उसको पहले ही आप डिटरमिन कर चुके हैं, अगर आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, देन वाई आर यू गिविंग आउट रेमेडीज़। आखिर रेमेडीज़ का क्या काम है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है और लॉजिकल आंसर है। बेसिकली बात यह है कि आपको अपनी लाइफ में एक तो है कि जो आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है आप उसके हिसाब से ज़िंदगी में चलते जाएंगे, लेकिन एक और चीज़ है जो कि बहुत छोटी मात्रा में लेकिन ज़रूर प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, वो है फ्री विल। इसको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। ऐसे इमेजिन करिए कि हस्बैंड एंड वाइफ एक रिलेशनशिप में है, एंड जो हस्बैंड है ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एन अफेयर आउटसाइड। अब उस इंसान को अफेयर करना है या नहीं करना, यहाँ पे फ्री विल का रोल है। उसके सामने ये अपॉर्चुनिटी आना, इवन दो ही इज़ कमिटेड, ये अपॉर्चुनिटी आना, दिस इज़ डेस्टिनी। ये प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं कि ओके इसके सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो इंसान उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ व्हाट फ्री विल इज़। एंड इस एक छोटे से मिनिस्क्यूल पॉइंट पे रेमेडीज़ का रोल आता है। कैसे आता है? तो बेसिकली अब उस इंसान के पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो वो चीट करे अपनी वाइफ पे या तो ना करे। लेकिन अब वो क्या करेगा वो उसकी फ्री विल पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल वो किसी अच्छे ज्योतिष के पास गया, फॉर एग्जांपल सूफियोलॉजी के पास आया, और उसने और हमने प्रिडिक्ट करा कि ओके ये चीज़ होने वाली है, तो अब ये रेमेडीज़ कर लीजिए। अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, तो मैं क्यों साथ में रेमेडीज़ दे रहा हूँ? वो रेमेडी अगर वो इंसान करेगा ना, तो उस मिनी सेकंड पे, उस नैनो सेकंड पे जब उसके सामने चॉइस होगी और उसे वो डिसीजन लेना होगा, तब उसकी बुद्धि सही काम कर जाए, तब वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड पे हो और वो सही रास्ता चुने। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ रेमेडीज़, कि जब उसके सामने वो प्लैनेट्स अपनी डेस्टिनी के हिसाब से उसके सामने चॉइसेस रख दें लेफ्ट या राइट की, तो वो एक राइट ऑप्शन चुने, एक सही मार्ग चुने। और इसी वजह से ज्योतिष एक मार्गदर्शक की तरह भी काम करता है कि उसको पहले तो पता लग जाना चाहिए कि होने क्या वाला है, और उसके बाद जो होने वाला है उसको चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको देख के वो रेमेडी दी जाए, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द नेटिव इज इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। दैट इज़ द आर्ट ऑफ रेमेडीज़ एंड ऑल्सो द आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। विदाउट प्रेडिक्शंस कभी भी आप रेमेडीज़ नहीं देख सकते। और अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आजकल की एस्ट्रोलॉजी मार्केट में 90% ऑफ द टाइम्स आपको प्रेडिक्शंस देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत ही वेग प्रेडिक्शंस देखने को मिलती हैं। नथिंग इज़ पिन पॉइंटेड, और सीधा आपको रेमेडीज़ पे धकेल दिया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कि इंसान को ट्रस्ट कैसे होगा कि ये रेमेडी काम करेगी या नहीं करेगी? और जो इंसान प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा, वो आखिर रेमेडीज़ कैसे दे पाएगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है लेकिन प्रोग्नोसिस पहले ही कर रहा है,
दिस डजंट मेक सेंस। अगर आपको किसी भी डिजीज़ का प्रोग्नोसिस करना है उससे पहले आपको उसका डायग्नोसिस आना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ प्रेडिक्शंस एंड रेमेडीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दैट प्रेडिक्शंस आर द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस इज़ द रेमेडीज़। ओके, तो अब आगे चलते हैं, रेमेडीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। पहली बात, रेमेडीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं एक्टिवेशन की रेमेडीज़ और एक होती हैं किसी ना किसी गलत चीज़ को अंडू करने की रेमेडीज़। दोबारा से दो सिचुएशंस लेके आते हैं। इमेजिन करिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब मिल नहीं पा रही। इसके लिए हम एक्टिवेशन रेमेडी का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ नहीं है आपके ऊपर, कोई भी आपकी चीज़ गलत नहीं आ रही है, आपको सिर्फ एक चीज़ को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए एक्टिवेशन रेमेडीज़ की तरफ आप जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में आपका बिजनेस है, वो पहले बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, अब वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा, अब उसके पैसे आने रुक गए हैं, उसके लिए आप रेमेडीज़ करेंगे। ऑफ कोर्स हर एक केस में रेमेडीज़ काम नहीं करती, ये भी मैं आपको बता दूं, हर एक केस में रेमेडीज़ काम नहीं करती, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जो कि परखे कि अच्छा इस केस में रेमेडीज़ काम करेगी या नहीं करेगी और उसके हिसाब से रेमेडीज़ दे। काफ़ी केसेस में नहीं करेंगी, लेकिन जिनमें करेंगी, और क्या पता हम उनमें ही फॉल करते हो जिनमें करेंगी। अगर आप यही सोची जाएं कि जो होना होगा वो होगा, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई रेमेडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एक हो गई एक्टिवेशन की रेमेडीज़ और एक हो गई अंडू की रेमेडीज़, कि कोई चीज़ पहले चल रही थी अब नहीं चल रही तो अब क्या करें। सो दैट इज़ फॉर द सेकेंड रेमेडियल पार्ट, दैट इज़ फॉर अनडूइंग थिंग्स। अब बेसिकली ना रेमेडीज़ समझाने से पहले कि रेमेडीज़ बनानी कैसे हैं, आपको अपने आप कस्टमाइज़ कैसे करनी है, रेमेडीज़ बनानी कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जो कि क्योंकि आप रेमेडीज़ बनाएंगे ये वीडियो देखने के बाद अपने लिए, और वो रेमेडीज़ प्रैक्टिस करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ कह दूं कि कोई भी रेमेडी करने से पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंट। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव इंटेंट नहीं है, अगर आप डाउटफुल हो के कोई रेमेडी कर रहे हैं कि ये करने से क्या सच्ची मेरा काम होगा, अगर एक थॉट भी आपके अंदर आ रहा है, तो आप मेरे से चाहे स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए, वो रेमेडी काम नहीं करने वाली। बिकॉज इंटेंट को शास्त्रों में बहुत बड़ी चीज़ मानी गई है, पीछे की मंशा को बहुत बड़ी चीज़ माना गया है, कि अगर किसी इंसान का कर्म खराब भी है तो उसकी मंशा क्या थी, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि क्या वो कर्म किसी को हर्ट करने के लिए था या फिर किसी के उद्धार के लिए था। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कोई भी रेमेडी करने से पहले, दैट ऑलवेज क्लीन योर इंटेंट फर्स्ट। आपका इंटेंट जैसा होगा वैसे ही आपकी रेमेडीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर पाएंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेमेडीज़, कि कैसे रेमेडीज स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बना सकते हैं। सो रेमेडीज़ बनाने के लिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, कि हर एक हाउस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, हर एक प्लैनेट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, हर एक राशि की सिग्निफिकेंस क्या होती है। इवन दो मैं आज के ज़माने में राशि को एक एडवांस टेक्निक मांगता हूँ, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ हाउसेज और प्लैनेट्स पर प्रेडिक्ट करते हैं, राशि पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो लोग होते हैं उनकी प्रेडिक्शन पिन पॉइंटेड नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल किसी का वीनस कैप्रिकॉर्न में है 8th हाउस के अंदर, तो इससे आप क्या प्रेडिक्शन निकालेंगे कि इस इंसान की वर्क प्लेस पे कोई ना कोई लड़की आएगी जो कि आने के बाद इनकी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा या बुरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नवांश में वीनस की क्या प्लेसमेंट है, उससे डिपेंड करेगा कि फल क्या होने वाला है, बिकॉज नवांश इज़ द फ्रूट। लेकिन वो सीड क्या बोया जाएगा, कि जो वीनस है वो लड़की है, कैप्रिकॉर्न जो है वो वर्क प्लेस है, एंड 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो वर्क प्लेस पे एक लड़की आएगी जो कि इनकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ लव रिलेशनशिप, बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ लव। ओके, सो ऐसे एक प्रेडिक्शन को बनाया जाता है। बट क्योंकि हम अभी रेमेडीज़ की बात करेंगे तो हम सबसे पहले हाउसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को समझेंगे जो कि एक्चुअली जिस पे सारी की सारी रेमेडीज़ बेस्ड हैं, और उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट्स। अब ये काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली एक घर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशंस होती हैं, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि एक घर की कितनी सारी सिग्निफिकेशंस हो सकती हैं, देन दिस इज़ द बुक आई रिकमेंड, द स्टार गाइड टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा कॉमन बुक है, बाय पंडित के बी पारसाई एंड पंडित डी के पारसाई। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप हाउसेस को समझना चाहते हैं, ग्रहों को समझना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट्स काम कैसे करता है। तो समझिए, एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका करियर का प्रॉब्लम है, तो अब हम करियर कहाँ से देखते हैं, हम करियर 10th हाउस से देखते हैं। ओके, 10th हाउस,
अब द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट्स क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की रेमेडी देनी है ना, तो सबसे पहले रूट कॉज देखिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस में है। इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम करियर है, ठीक है, करियर आपका प्रॉब्लम है। अब उस हाउस की और सिग्निफिकेशंस को देखिए कि वो और कौन सी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अब अगर हम और चीज़ों को देखना चाहें तो 10th हाउस 9 से सेकंड बनता है, यानी कि फादर का पैसा, फादर का बैंक अकाउंट, फादर की फैमिली, फादर की ईटिंग हैबिट्स, फादर के टीथ। 4th से 7th पड़ता है, यानी कि मदर की मैरिटल लाइफ, मदर की बॉडी ऑर्डर, मदर के लिए परफ्यूम्स। 3rd से वो हाउस पड़ता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8th पड़ता है 3rd से 8th, यानी कि सिबलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन, सिबलिंग की डेथ, सिबलिंग के रिचुअल्स और सिबलिंग के इन लॉज। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ऐसी और भी चीज़ें निकल सकती हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। कैसे और चीज़ें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी मदर इन लॉ भी बनती है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 आपके 7th हाउस से 4th में है, यानी कि आपके स्पाउस की मदर, आपके स्पाउस की प्रॉपर्टी, आपके स्पाउस का व्हीकल, ये सारी की सारी चीज़ें आप 10th हाउस से निकाल सकते हैं। अब द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट क्या कहेगा, वो कहेगा कि ठीक है, अगर आपके करियर में दिक्कत है ना, तो ये जो ऑल्टरनेटिव चीज़ें आई हैं उसी हाउस से लिंक्ड, यानी कि आपके फादर के टीथ, आपके फादर की ईटिंग हैबिट्स, आपके फादर का पैसा, आपके फादर की फैमिली, आपके मदर के लिए परफ्यूम्स, आपके सिबलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन, आपके स्पाउस की मदर, आपके स्पाउस का व्हीकल, आपके स्पाउस की प्रॉपर्टीज़। इनमें से ना एक चीज़ की ना आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। अब आप समझेंगे कि मेरे करियर का मेरे फादर की ईटिंग हैबिट से क्या लेना देना है। लेना देना है, क्योंकि अगर आप कुंडली की तरफ देखें तो कुंडली तो यही बताती है कि आपका करियर एंड आपके फादर के टीथ, यानी कि 9th फ्रॉम 2nd, भावत भाव में यही कहता है कि 9th फ्रॉम 2nd इज योर फादर्स टीथ, 2nd हाउस इज योर टीथ एंड 9th हाउस इज योर फादर। तो 9 से 2nd यानी कि फादर के टीथ। तो ये चीज़ आप नोटिस भी करेंगे कि जब भी आप लोगों में से किसी ने अपने फादर का टीथ का ऑपरेशन करवाया होगा तो आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट आया होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इसी हिसाब से लॉ ऑफ ऑल्टरनेट्स काम करता है कि जिस चीज़ की आपको प्रॉब्लम है उसको पहले नेविगेट करिए कि वो कुंडली में कहाँ है, और जब आप उसको नेविगेट कर लेते हैं तो उसी हाउस का कोई और सिग्निफिकेशन निकालिए। ये सारे के सारे सिग्निफिकेशन निकाले कैसे, और अगर निकालने नहीं भी आते तो कहाँ से देखे जाएँ, ये सारा का सारा इस बुक में दिया गया है, स्टार गाइड टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर हाउसेस की बहुत ज़्यादा अच्छे से महिमा की गई है, बहुत अच्छे से बताया गया कि हर एक हाउस सिग्निफाई क्या करता है। और जब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, अगर मेरे फादर की फैमिली भी 10th हाउस है और मेरा प्रोफेशन भी 2nd हाउस है, तो अगर मैं फादर की फैमिली की अगर मैं अपनी फादर की फैमिली को कोई ट्रीट दे दूँ, कोई खाने की ट्रीट दे दूँ, क्योंकि 2nd हाउस इज ऑल्सो फूड, तो अगर मैं अपने फादर की फैमिली को फूड खिलाऊँ 10 दिनों तक या फिर जितने भी दिनों तक, तो डेफिनेटली मेरे करियर में कोई चेंज तो आना चाहिए, और वो आएगा, क्योंकि आप द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट्स फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं कि कैसे कोई और सिग्निफिकेशन को उठा के जब आप उसे ठीक करने लगते हैं तो कैसे ये चीज़ सही होगी। तो ये तो रही हाउसेस पे। अब अगर मैं प्लैनेट्स पे लेके जाऊँ आपको कि प्लैनेट्स के हिसाब से कैसे किया जाए, तो वो भी इससे कुछ अलग नहीं है, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हाउसेस को ही एक्टिवेट करें। ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी हाउस को एक्टिवेट करते हैं ना, तो उससे उस हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मानिए आपके लैपटॉप में कोई गेम है, आपको गेम खेलनी है। अब उस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले आपको लैपटॉप तो खोलना ही पड़ेगा ना, लैपटॉप को तो चार्ज करना पड़ेगा। जब तक लैपटॉप में ये बैटरी नहीं होगी तब तक आप गेम कैसे खेलेंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर आपके 10th हाउस में कोई बहुत बड़ा राजयोग बसा हुआ है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस बेस को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, जहाँ पे वो ग्रह राजयोग बना रहे हैं। अगर वो राजयोग एक्टिवेट करेंगे, अगर वो घर को आप एक्टिवेट करेंगे, तो वो सारे के सारा एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वो घर जो कि उससे लिंक्ड है, जहाँ पे उनका लॉर्ड बैठा है, जहाँ पे अगर वहाँ पे राहु केतु है तो राहु केतु के डिस्पोजिटर जहाँ पे बैठे हैं, नेचुरली हर चीज़ लिंक हो जाएगी। तो ये था मेरा रेमेडियल का मेजर्स की मैं रेमेडियल मेजर्स अगर आपको बेसिक देने हैं तो आप वो कैसे दे पाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे राशियाँ देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन राशि के सिग्निफिकेशंस अच्छे कहीं पे भी नहीं दिए हुए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एक अच्छा गुरु मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेसिक मैंने आपको रेमेडीज़ बताई कि एक्चुअली में आप रेमेडीज़ फॉर्म कैसे कर सकते हैं। अब ये करियर की सेम रेमेडी जहाँ पे भी आपका 10th लॉर्ड है आप वहाँ पे ले सकते हैं,
जहाँ पे भी आपका शनि बैठा है आप वहाँ पे कर सकते हैं। एक करियर की एक और मैं जनरल रेमेडी बहुत ज़्यादा देता हूँ कि गुरुद्वारों में जाके जूते चप्पलों की सेवा करिए, बिकॉज जूते चप्पलें आर शनि एंड शनि इज़ ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ ए करियर। तो करियर एंड शनि आप दोनों को ही नेचुरली एक्टिवेट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स योर करियर इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। बट बात ये है, अब जो सबसे बड़ी बात है वो है कंसिस्टेंसी की। किसी भी चीज़ को जब आप कंसिस्टेंटली करते हैं तभी वो रिजल्ट दिखाना शुरू करेगी, और ये चीज़ आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और भी रेमेडीज़ होती हैं जो कि मंत्र, यंत्र या फिर तंत्र पे बेस्ड होती हैं। तंत्र आई डू नॉट प्रमोट, मंत्र और यंत्र पे आई डू प्रमोट। ओके, तो इसी वजह से फॉर एग्जांपल अगर आपको राहु एक्टिवेट करना है तो श्री रुद्र अष्टकम का पाठ करें 21 दिन तक, दिन में 21 बार, यू विल सी द रिजल्ट, आपका राहु एक्टिवेट होगा। अगर आपको बृहस्पति को एक्टिवेट करना है तो फिर आप वो भी 41 डेज तक दिन में 9 बार करिए श्री सुक्तम का पाठ, श्री सुक्तम नहीं पुरुष सुक्तम का पाठ, तो आपको वो एक्टिवेट होगा। अगर आपको मनी इश्यूज़ हैं तो आप श्री सुक्तम का पाठ करिए, पंडित जी को बुलाइए, 13 दिन का 14 दिन का यज्ञ होता है वो करवाइए श्री सुक्तम का, और फिर देखिए कि कैसे पैसा आता है। सो दिस वॉज माई चैप्टर ऑन रेमेडीज़। एंड करने से पहले एक लास्ट एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के चार्ट में पैसे की दिक्कत है, तो पैसा हम कहाँ से देखेंगे? सेकंड हाउस से देखेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसका सैलरी में उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप 11th हाउस देखेंगे, क्योंकि 10th से सेकंड आपके करियर से जो पैसा आ रहा है, आपकी जो सैलरी आती है, जो डेली सैलरी आती है वो 11th हाउस है। लेकिन जितनी मनी कैपेसिटी है, जो कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, वो आप सेकंड हाउस से देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेकंड हाउस को ले लेते हैं, और सेकंड हाउस के अंदर हम देखते हैं कि सेकंड हाउस को अब हमें एक्टिवेट करना है। तो सेकंड हाउस आपका पैसा है जिसे हमें ठीक करना है, जो कि रूट कॉज है। अब वहाँ पे आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि वो 9 से 6 है, यानी कि आपके फादर की जॉब है, आपके फादर का इंटेस्टाइन है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। और आपके खुद के टीथ हैं, आपकी खुद की फैमिली है। तो जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को साथ में लेके जाएंगे तो आपको एक रेमेडी मिलेगी, और जब आप उस चीज़ की सेवा करेंगे तो आपको एक्चुअली में उस रेमेडी के इफेक्ट मिलेंगे। लेकिन इफेक्ट के लिए भी इंटेंट ज़रूरी है, तो उस चीज़ को ना भूलिएगा। सो दिस वॉज माई वीडियो ऑन रेमेडिकल। आई होप यू लव्ड इट। यूट्यूब में आई डोंट थिंक किसी और ने कभी भी रेमेडीज़ को डिटेल में पढ़ाया है, मैंने भी अभी डिटेल में नहीं पढ़ाया। दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन विल मेक अ पार्ट 2 ऑन इट, बट दिस वॉज सोफियोलॉजी बाय निशाद शर्मा। आई होप यू कॉमेंट डाउन बिलो how you made your remedies, and if you like the video, do subscribe, do comment. Also there's a special offer going on our consultations. The link is going to be down below. If you message us you will get to know more about it, but it's really special, and you will definitely love it. So this was my video on remedies. May Ganapati Bappa bless you all. This is Nishad Sharma and you are watching Sophiology. Thank you.